बीए पार्ट 2 यानी कि बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। सर्वप्रथम आपको कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाते ही आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सजेशन चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क देने का काम किया जाता है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बीए पार्ट 2 यानी कि बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे अंत तक हमारे साथ बने रहना। आप सभी को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। इतिहास में वही प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। ये हमारा 100% दावा है दोस्तों। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में आप सभी उत्तर लिखने की कला भी सीख पाओगे। जी हाँ, यदि आप उत्तर लिखने की कला सीख जाते तो आप भी फुल में फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो और आप भी एग्जामिनर को इम्प्रेस करके आप आसानी से टॉप कर सकते हो इतिहास जैसे सब्जेक्ट में। तो वीडियो नंबर 1 है, पेपर 3 है, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ विद्यार्थियों का कमेंट ये भी आ रहा है सर ऑब्जेक्टिव पढ़ाओ। तो आप सभी को पता होना चाहिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। यदि आप सब्जेक्टिव को बारीकी से देख लेते हो तो फिर ऑब्जेक्टिव को आप आंख बंद करके भी ठीक कर सकते हो, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप सभी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। ये जो प्रश्न देख रहे हैं ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। बिलीव ना हो तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठा के देख लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो हमारा पहला सवाल है, क्या इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था? अथवा में दिया गया इल्तुतमिश की उपलब्धियों की समीक्षा करें। तो प्यारे दोस्तों हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है ताकि फुल मार्क्स मिले। तो सर्वप्रथम मुझे पहले स्टेप में लिखना होगा कि इल्तुतमिश का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ और ये सम्राट यानी कि राजा कैसे बना, ठीक है। राजा कैसे बना, इसकी उपलब्धियां, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बताना होगा। इसके बाद इनका जो संघर्ष रहा, किनके साथ संघर्ष करना पड़ा इनको, ठीक है। तो सारा कुछ हम लोग बारीकी समझने वाले हैं, ठीक है। वीडियो छोड़ के मत जाना। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना होगा इल्तुतमिश का जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था। इल्तुतमिश का जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था। आप आंख बंद कर लो, ठीक है। आंख बंद करके हमारी बात को सुनो, आपको याद हो जाएगा। फिर आप इसी तरह एग्जाम में लिख देना। जैसे कि आप कोई फिल्म देखते हो, फिल्म देखते ही आपको याद हो जाती है, उसी प्रकार यहाँ पे आपको होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है तो कि इल्तुतमिश का जन्म कहाँ हुआ था? तुर्किस्तान में हुआ था। इसके बाद इनके जो सगे संबंधी थे, चाचा मामा जो भी हो सगे संबंधी, उनके क्रूरता से तंग आकर इल्तुतमिश ने बचपन में ही अपना घर छोड़ के इधर उधर भाग गया, ठीक है। इल्तुतमिश बचपन से ही इनको संघर्ष करना पड़ा अपने ज़िंदगी के साथ। बचपन से ही इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये अपने घर से भाग गया। इसके बाद घर से भागने के तत्पश्चात दिल्ली के एक दास थे, यानी कि दास बोले तो गुलाम। दिल्ली के एक गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जी हाँ, दिल्ली के एक गुलाम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे एक दास के रूप में खरीद लिया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक एक खुद गुलाम था और इल्तुतमिश को एक गुलाम के रूप में खरीद लिया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद जिन विद्यार्थी यानी कि जिन बच्चे को बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो उनके अंदर समझ सकते हो कितनी आग भरी होगी, कितना टैलेंट हो सकता है। तो इल्तुतमिश के अंदर भी काफ़ी प्रतिभा थी, प्रतिभा की कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो अभी महान में गिने चुने जाते हैं। तो उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी कन्या का विवाह उससे करा दिया। इल्तुतमिश के अंदर इतनी प्रतिभा थी जिससे कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहित हो गया और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उससे करा दिया, ठीक है। इसके बाद इल्तुतमिश को बदायूं का शासक नियुक्त कर लिया। अब इल्तुतमिश की शादी वो अपनी पुत्री से करवा देता है। फिर उसे तिलक के रूप में बदायूं, जी हाँ, बदायूं एक राज्य होता है जिसका शासक इल्तुतमिश को नियुक्त कर दिया जाता है। यहीं से जो है इल्तुतमिश की कहानी में एक नया मोड़ आता है, ठीक है। यहाँ से इसके ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। इसके बाद यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज कर देना है। क्यों चेंज देना है? क्योंकि यहाँ पे एक कहानी का नया मोड़ आता है। कुछ दिनों बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु के बाद उसका एक पुत्र होता है आराम शाह। देखिए नाम का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नाम का भी प्रभाव पड़ता है इंसान में। तो आराम शाह हमेशा जो है अय्याशियों में अपना समय गुजारा करते थे, ठीक है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने दम पर नहीं, अपने अफसरों की मदद से ये गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है। आराम शाह यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र जो है वो अफसरों की मदद से जो है गद्दी पर बैठ जाता है। परंतु दिल्ली की जनता ने इसे दुर्बल और नवयुवक शासक का स्वागत नहीं किया। जब आराम शाह
दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो वहाँ की जो जनता होती है आराम शाह को दुर्बल जानकर, नवयुवक जानकर इनका स्वागत नहीं करता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है एक जलस की भावना आ जाती है, यार यहाँ की जनता मुझे सम्मान क्यों नहीं कर रहा। तो जनता तो इनको जान रहा है कि एक दुर्बल शासक है, इसलिए उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद बदायूं के शासक इल्तुतमिश को राजमुकुट धारण करने के लिए आमंत्रित किया। फिर वहाँ की जनता जो है आराम शाह से संतुष्ट नहीं थे। फिर उन्होंने क्या किए कि इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद जो कि बदायूं में फिलहाल राज कर रहे थे, उनको राजमुकुट धारण करने के लिए वहाँ की जनता आमंत्रित किया। तो ये बात जो है आराम शाह को पता चला। इस पर आराम शाह और इल्तुतमिश में युद्ध छिड़ गया। ठीक है, युद्ध छिड़ने के तत्पश्चात इस युद्ध में संभवतः आराम शाह जो है पराजित हुआ। पराजित तो होना ही था, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन अय्याशियों में बिताया। इनको युद्ध के बारे में तो उतना आइडिया था नहीं। इन्होंने गद्दी पर भी बैठा तो अफसरों की मदद से बैठा, इसलिए पराजित होने के बाद इल्तुतमिश से इसे मार डाला गया, यानी कि आराम शाह की मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान। इस प्रकार 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दास वंश का सुल्तान बना है। दास वंश बोले तो गुलाम वंश, जी हाँ, गुलाम वंश का सुल्तान जो है 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश बना। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का सुल्तान बना। तो आपसे एक प्रश्न यहाँ पे कर दिया जाता है कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का सुल्तान कब बना? तो 1211 ईस्वी में बना। कैसे बना? तो आराम शाह को पराजित कर ये गुलाम वंश का सुल्तान बना। इसके बाद कुछ विद्वानों के अनुसार इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता थे, यानी कि किडनैपर थे। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इल्तुतमिश एक अपहरणकर्ता थे, क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि इल्तुतमिश एक अच्छे इंसान नहीं थे, क्योंकि अपने ससुर बोले तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र यानी कि अपने साले को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया, कुछ विद्वानों के अनुसार। परंतु विद्वान का ये आरोप इल्तुतमिश के विरुद्ध सत्य नहीं है। परंतु एक बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि विद्वान के द्वारा जो ये आरोप लगाया गया है किडनैपर का इल्तुतमिश के ऊपर, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि उस युग में इल्तुतमिश जैसा साहसी सेनानायक ही सुल्तान बनने का अधिकारी था। क्योंकि इल्तुतमिश तो बचपन से ही स्ट्रगल किया है, जिसकी लाइफ पूरी तरह से स्ट्रगल में बिता हो तो समझ सकते हैं उनके अंदर कितनी प्रतिभा होगी। और वो बचपन से ही साहसी था, ठीक है, और उसके अंदर जो एक सेनानायक का गुण भी था, इसलिए वो सुल्तान बनने का अधिकारी था। परंतु आराम शाह के अंदर एक भी गुण नहीं था। उनके जीवन में, आराम शाह के जीवन में अय्याशियों के अलावा कुछ भी नहीं था, तो वो बिल्कुल भी सुल्तान बनने के अधिकारी नहीं था। इसलिए इल्तुतमिश यानी कि विद्वान के द्वारा जो आरोप लगाया गया था इल्तुतमिश के ऊपर, वो बिल्कुल भी सत्य नहीं है, और ये इल्तुतमिश इनके योग्य थे, सुल्तान बनने के योग्य थे। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक उसको अपना पुत्र मानता था। कुतुबुद्दीन ऐबक उसे अपना दामाद नहीं, अपना पुत्र के जैसा उसको मानता था, और इसके साथ ही साथ उसका व्यवहार भी एक पुत्र के जैसा ही था, और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता। कुतुबुद्दीन ऐबक भी चाहता था कि हमारा उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश ही बने, परंतु यहाँ आराम शाह आके बीच में खेला कर देता है, परंतु ऐसा आगे नहीं हो पाता है, ठीक है, और इल्तुतमिश आगे चल के जो है सुल्तान बन ही जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसा चाहता था वैसा हुआ, और उत्तराधिकारी जो है इल्तुतमिश ही हुआ उनका। इसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देना है। क्यों चेंज कर देना है? क्योंकि जब यहाँ पर इल्तुतमिश उत्तराधिकारी बन जाता है तो फिर इल्तुतमिश का एक के अंदर क्या गुण था, गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने क्या क्या किए, उनकी कठिनाइयों का क्या सामना रहा, इसके बारे में आपको लिखना होता है। तो वस्तु स्थिति जो भी हो, इल्तुतमिश एक सफल नायक तथा योग्य शासक प्रबंधक था। गद्दी पर बैठने के बाद उनके सामने अनेक कठिनाइयाँ आई, लेकिन उसने धैर्यपूर्वक उन कठिनाइयों का सामना किया। एक सच्चे इंसान की यही है सबसे बड़ी निशानी। यदि आपके सामने कोई कठिनाइयाँ आए और यदि आप उसे धैर्यता के साथ उनका सामना करते हो, तो कहीं ना कहीं एक सच्चे इंसान होने का यही आपका उद्देश्य होता है। उसमें सैनिक निरंकुश शासन की स्थापना की, वह विद्वानों का बड़ा आदर सत्कार करता था। इल्तुतमिश जो है वो अपने विद्वानों को काफ़ी आदर सत्कार किया करते थे, काफ़ी सम्मान दिया करते थे, ठीक है। वो धर्मपरायण मुसलमान था। वो धर्म यानी कि
मुस्लिमों का एक तरह से रक्षक भी बोल सकते हैं इसको, ये धर्म परायण मुसलमान था, वो अपने धर्म का कट्टर था, ठीक है, वो अपने धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। हिंदुओं के प्रति व्यवहार उसका अच्छा नहीं था, ये तो सभी को पता है कि जितने भी मतलब जैसे अकबर की बात कर ले, अकबर तो उतना नहीं था, जैसे औरंगजेब की बात कर ले, इसके बाद और भी बहुत ऐसे राजा हुए जो कि हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं रहा, परंतु ये सब बात आगे की है। उसने कई हिंदू मंदिरों को लूटा था तथा तोड़ा भी। जैसे हम बात कर ले मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कुल मिला के 17 बार लूटा। समझ सकते हो सोमनाथ मंदिर में कितना सारा धन होगा कि 17 बार लूटने के पश्चात भी सोमनाथ मंदिर का धन नहीं घटा। तो हमेशा लूटने का काम ही हुआ हमारे भारत में। उसने कई मंदिरों को लूटा तथा तोड़ा। उसने दास वंश को मजबूत किया। इल्तुतमिश ने जो है हिंदुओं के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, हिंदू मंदिरों को लूटा, उसको तोड़ा। उसके बाद उन्होंने दास वंश यानी गुलाम वंश को मजबूत करने का काम किया। इसके बाद प्यारे दोस्तों, इल्तुतमिश के सामने कठिनाइयाँ थी। उसने इन कठिनाइयों का सामना धैर्यपूर्वक और दृढ़ता के साथ किया। वो प्रथम सुल्तान था जिसने अपने बल पर इतने विशाल साम्राज्य को संभाला, ठीक है। अब इल्तुतमिश एक ऐसा सुल्तान था जिन्होंने, उनका साम्राज्य जो है काफ़ी बड़ा था और उस विशाल साम्राज्य का एक ही मालिक था इल्तुतमिश, और इसे काफ़ी सहज ढंग से उन्होंने संभाला। अब इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुछ किए गए कार्य हैं, उनकी उपलब्धियां, इसके बारे में आपको बताना होता है प्यारे दोस्तों। तो अब अल्दोज को हराना, इसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। यदि आप इसे कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका सबसे बड़ा शत्रु अल्दोज था। अल्दोज भी इल्तुतमिश की तरह गुलाम था। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि अल्दोज भी इल्तुतमिश की तरह गुलाम था, तो ये किसका गुलाम था? अल्दोज मोहम्मद गौरी का गुलाम का सबसे विश्वासपात्र गुलाम था। अब मोहम्मद गौरी की बात आ जाती है तो यहाँ पे समझने वाली बात है। मोहम्मद गौरी एक कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम हुए, इसके बाद अल्दोज गुलाम हुए, और भी बहुत सारे गुलाम थे, और इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुए। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात आ जाती है, अल्दोज जो है मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वास पात्र गुलाम था। गौरी की मृत्यु के बाद वह गजनी का शासक बन बैठा। स्वाभाविक सी बात है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। उसी तरह जब गजनी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सबसे विश्वास पात्र गुलाम जो है अल्दोज गद्दी पर बैठता है, इसलिए इसे गुलाम वंश नाम दिया गया है, ठीक है। उसने धीरे धीरे सारे गजनी के सारे राज्य को जीत लिया। उसने शुरू में गौरी के उपनिवेशों पर अपना अधिकार जमाया। गौरी के जितने भी उपनिवेश थे जहाँ से धन इकट्ठा किया जा रहा था, उस पर अपना अधिकार जमाया। कौन? अल्दोज ने प्रारंभ में इसका विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में, जब ये अल्दोज ये सब काम कर रहे थे, यानी कि गजनी में जब ये अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उपनिवेश पर अधिकार कर रहे थे, इन सभी बातों को नज़रअंदाज करते आ रहे थे। कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। इसके बाद वो स्वयं कठिनाइयों में फंसा हुआ था, इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे। देखिए, इल्तुतमिश नज़रअंदाज नहीं करता, परंतु ये कठिनाइयों में फंसा हुआ था, इसलिए बेचारा को नज़रअंदाज करना पड़ा। इसके बाद बात आ जाती है, अल्दोज को ख्वारिज़्म के शाह ने गजनी से निकाल दिया था। ख्वारिज़्म के शाह गजनी से निकाल दिया था किसको? अल्दोज को। अल्दोज लाहौर आ गया था, ठीक है। इल्तुतमिश ने अल्दोज को चुनौती दी कि वो भारत छोड़कर चला जाए। इल्तुतमिश ने अल्दोज को चुनौती दी कि वो भारत छोड़कर चला जाए, लेकिन अल्दोज ने इल्तुतमिश की बात नहीं मानी तथा वह उसका मुकाबला करने चल पड़ा। दोनों में थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में है, ठीक है। यहीं से बाणभट्ट बिलोंग करते हैं, जो कि हर्षवर्धन के राजकवि हुए। दोनों में थानेश्वर के पास सन 1215 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें अल्दोज हार गया, वह पकड़ा गया तथा इल्तुतमिश ने उसको जान से मरवा दिया। तो इल्तुतमिश ने आराम शाह को मरवा दिया, इसके बाद अल्दोज को मरवा दिया जान से, अपनी गद्दी बचाने के लिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है कुबाचा का युद्ध। ये भी इल्तुतमिश से जुड़ा हुआ है। कुबाचा भी मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गौरी का कौन कौन गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्दोज, कुबाचा, ये किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। शुरू में वो उच्च गवर्नर था। कौन? कुबाचा जो है मोहम्मद गौरी का उच्च गवर्नर था शुरू में।
उसके बाद वो सिंध का शासक बन गया। सन 1217 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे हराया। किसे हराया? तो कुबाचा को हराया। वो हार कर सिंध चला गया। अब लगभग समस्त पंजाब पर इल्तुतमिश का राज्य हो गया। सन 1247 ईस्वी में इल्तुतमिश ने फिर कुबाचा को हराया। ठीक है, कुबाचा भी किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसके हराया तथा उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा को भक्कर के किले तक पीछा किया। भक्कर के किले तक कुबाचा का पीछा किया। भक्कर के किले पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। कुबाचा सिंध नदी में डूबकर मर गया। तो ये डूबकर नहीं मरा, इसे भी मारा ही गया होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने हमेशा मारने का ही काम किया। इसके बाद बात आ जाता है बंगाल विजय। सन 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने अपने छोटे बेटे नसरुद्दीन को बंगाल जीतने का कार्य सौंपा। ठीक है, इनके छोटे बेटे का नाम था नसरुद्दीन, और इसे बंगाल जीतने का कार्य कब सौंपा? 1225 ईस्वी में। सन 1226 ईस्वी में उन्होंने लखनौती पर अधिकार कर लिया और गयासुद्दीन जो बंगाल का शासक था उसको भी जान से मरवा दिया। समस्त बंगाल को उसने सन 1223 ईस्वी तक जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो बंगाल भी इन्होंने जीत लिया, पंजाब भी इन्होंने जीत लिया, इसके बाद भक्कर का किला भी इन्होंने जीत लिया। राजपूत तथा इल्तुतमिश, राजपूत और इल्तुतमिश के बीच में क्या कनेक्शन था, इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारे टॉपिक का कुछ हिस्सा है। इल्तुतमिश ने रणथंभौर, मांडू और जालोर, अजमेर और जोधपुर को जीत लिया। इस प्रकार सारा राजस्थान उसके अधीन हो गया। ठीक है, ये सारे राज्य को जीतने के बाद राजस्थान भी इसके अधीन हो गया। इसके बाद चंगेज खां तथा इल्तुतमिश, चंगेज खां भी अपने आप में एक बहुत ही भयंकर राजा थे। ठीक है, एक भयानक सेना का पति था, सेना वाले चंगेज खां। जब चंगेज खां ने ख्वारिज़्म के शाह जलालुद्दीन पर आक्रमण किया, तो भारत भाग गया। ठीक है, चंगेज खां जब भी किसी पर आक्रमण करता था वो भागकर जो है भारत ही आ जाता था। ठीक है, तो जलालुद्दीन पर जब आक्रमण किया तो वो भारत भाग गया। चंगेज खां ने उसका पीछा किया। सन 1220 ईस्वी में भारत आ गया। लेकिन इल्तुतमिश ने ख्वारिज़्म के शाह को शरण नहीं दी। शरण क्यों नहीं दी? क्योंकि इसे अपनी गद्दी भी बचानी थी। किससे? चंगेज खां से। यहाँ पर इन्होंने अपने दिमाग का यूज किया। ठीक है, चंगेज खां ने जलालुद्दीन पर लाहौर के निकट आक्रमण किया और बुरी तरह से पराजित हुआ और सिंध भाग गया। वहां से उसका वध कर दिया गया। ठीक है, इस प्रकार चंगेज खां ने सिंध से वापस चला गया, क्योंकि उसे वापस जाना ही था, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर भी इल्तुतमिश नीति सफल रही। इस प्रकार इल्तुतमिश ने गुलाम वंश के राज्य को दृढ़ता प्रदान की, मजबूती प्रदान की और भी आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरह इल्तुतमिश अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर बगदाद के खलीफा, जी हाँ, बगदाद के एक खलीफा थे, ने उसको खलीफा के सहायक उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तो इससे इल्तुतमिश की शक्ति और भी बढ़ गई। इल्तुतमिश ने अपने नाम के सिक्के चलवाए। कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाए थे, उनके कुछ कार्य जो है निर्माण कार्य अधूरे रह गए, तो उनको पूरा किया। परंतु दुर्भाग्यवश 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अब थोड़ा हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं प्यारे दोस्तों। इल्तुतमिश गुलाम वंश का संस्थापक एवं महान सेना नायक था। उसने अल्दोज, कुबाचा, इबाज आदि शत्रुओं से तुर्की के शिशु साम्राज्य की रक्षा की। डॉक्टर आशीर्वादी लाल के शब्दों में इल्तुतमिश एक बहादुर सिपाही और सफल सेनापति था। इल्तुतमिश में उच्च एवं कूटनीति शासक के गुण थे। अपनी कूटनीति से उसने चंगेज खां के आक्रमण से भारत की रक्षा की। उसकी प्रशासकीय कुशलता के कारण उसके विरोधी शत्रुओं की आंतरिक सहायता नहीं मिल सकी थी। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भारत को एक संगठित राज्य का रूप प्रदान करके गुलाम वंश की कड़ी को और भी मजबूत कर दिया था। वह नैतिकता का पुजारी था। ठीक है, वह नैतिकता के व्यवहारिक ज्ञान इसके अंदर काफी कूट के भरा था। उसकी धर्मनिष्ठा तथा नैतिक बल से प्रभावित होकर खलीफा ने उसको अपने सहायक की पदवी से विभूषित किया था। उसके नैतिक बल ही तुर्की साम्राज्य की जड़ें की मजबूत कर दी थी। तो प्यारे दोस्तों, यदि आप लोगों ने अपने कॉपी में नहीं लिखा तो इसको क्या करना है, वीडियो को बैक करके आपको कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको जो है इसी तरह आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ताकि आपको भी 20 में 20 मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स ना कटे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।